अच्छा, पहले पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं आज भी, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो हमें आसान हो जाएंगी। पहले पहले हम प्रोडक्शन को समझे कि प्रोडक्शन हम कहते हैं किस चीज़ को है। प्रोडक्शन बुनियादी तौर पे जो होता है हमारा इनपुट्स मीन्स के रॉ मटेरियल भी हो सकता है। हमारा कोई भी चीज़ इनपुट से कोई अगर आउटपुट हमें निकल रही है, अगर हम मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हमें एक क्रॉप लगाना है, कल्टीवेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले पहले हमारे इनपुट्स क्या होंगे, पहले पहले भाई हमें ज़मीन चाहिए। ज़मीन के बाद हमें भाई हल चलाना है, उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए। फिर ट्रैक्टर के चलाने के बाद हमें बीज चाहिए, फिर फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, लेबर्स उसके लिए चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब हार्वेस्ट होती है तो ये सारे हमारे जो है इनपुट्स हैं। इनमें अगर मैं आपको बताऊं कि इनपुट्स में भी इस तरह से कुछ इनपुट्स जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल ऐसे तो होते हैं कि वो टाइम या नीड को देखते हुए हम इस्तेमाल करते हैं फिक्स्ड वेरिएबल जिसको हम कहते हैं। तो मैं उनको भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि फिक्स्ड वेरिएबल वो हैं जो हमारे तकरीबन लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई ज़मीन ले ली, जब ठेका ले लिया, मकादा ले लिया, ठीक है। तो वो इस तरह से नहीं है कि हमने 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या 2 मंथ के लिए ल- ले लिया है। अच्छा, चैट बॉक्स आपने एक दो बंदा बता दे कि मेरा वॉइस वगैरह तो क्लियर है, अगर कोई इशू है तो बता दें। कोई भी एक। ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो बात कर रहे थे कि ठीक है, मिसाल के तौर पे जब अगर हमने ज़मीन रेंट पे भी ली है तो वो कम से कम या तो होती है कि भाई 3 साल के लिए 5 साल के लिए लेते लेते ना। तो वो भी हमारा फिक्स वेरिएबल ही कहलाएगा। ठीक है। उस तरह से अगर हमने मशीनरी ले ली, ट्रैक्टर ले लिया, तो वो भी हमारा फिक्स टर्म में, और ये लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो वो भी फिक्स्ड होगा। तो मीन्स जो भी ज़्यादा ऐसे समझो कि जिनकी अमाउंट या वैल्यूज होती है तो वो तकरीबन फिक्स ही कहलाती हैं। अगर कि कोई हम कारखाना लगा रहे हैं, उसमें बिल्डिंग जो है ना परचेज करते हैं या प्लॉट परचेज करते हैं, वो भी हमारा फिक्स ही वेरिएबल कहलाता है। तो प्रोडक्शन में हमारा क्या होता है कि प्रोसेस होती है किस चीज़ की, इनपुट्स की प्रोसेस होके हमें कोई ना कोई आउट शेप मिलती है किस चीज़ की। या तो वो सर्विस में हो सकती है या तो हमारा क्या कहलाएगा कि गुड्स में हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि सर्विसेज और गुड्स में क्या डिफरेंस है। अच्छा, फिर भी मैं रिपीट कर लेता हूँ, हो सकता है कि कोई पार्टिसिपेंट उसी क्लास में ना तो गुड्स के हमारे बुनियादी तौर पे कितने जो है ना टाइप हैं, 3 टाइप होती हैं। एक हमारी वो होती हैं गुड्स मीन्स फ्री गुड्स कहलाती हैं। फ्री गुड्स हमारी क्या है कि सूरज है, हवा है, पानी है, जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं तकरीबन फ्री गुड्स हैं। कुछ ऐसे गुड्स हैं जो पब्लिक गुड्स हैं, मिसाल के तौर पे हमारी हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, या दूसरे जो भी पब्लिक के लिए हम यूज़ करते हैं, ज्वाइंटली यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं कि भाई ये पब्लिकल गुड्स हैं। दूसरी हमारी इकोनॉमिकल होती हैं। इकोनॉमिकल में हमने पढ़ा था कि एक होती है टेंजिबल, दूसरी होती है नॉन टेंजिबल। ठीक है। लेकिन इकोनॉमिकल जो गुड्स होती हैं वो उसका प्रोडक्शन कास्ट होता है, प्रोडक्शन कास्ट के अलावा इकोनॉमिकली नहीं हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी चीज़, एक बुक भी होता है, तो उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है ना। वैल्यू किस वजह से, क्योंकि हमें परचेज करना, उसकी प्रिंटिंग होती है, उसका पेपर होता है, उसके बाद लेबर लगती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी जो है इकोनॉमिकल होता है, तो उसके लिए हम इसको इकोनॉमिकल गुड्स भी कहते हैं। अच्छा, हम होपफुली आप जो है ना वो प्रोडक्शन को समझ गए होंगे। इनपुट प्रोसेस होके हमें आउटपुट देते हैं, उसको हम प्रोडक्शन कहलाते हैं। दूसरा हमारे इनपुट्स, जो हमारे मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी यूज होते हैं, मिसाल के तौर पे लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे हमारे इनपुट्स ही होते हैं। जब अगर कोई भी चीज़ इनमें से कोई मिस हो जाए तो हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। ठीक है। जब हमने डीप जो है ना डीपली इस चीज़ को प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर इनमें से एक भी आप जो है ना फैक्टर निकाल लें, ठीक है, कोई भी फैक्टर निकाल लेंगे तो आपकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अच्छा, आउटपुट क्या है? आउटपुट ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज मीन फाइनल शेप ऑफ प्रोडक्ट। आउटपुट हम कहते हैं उसी को, मिसाल के तौर पे भाई उसी वीट का एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारा कनक, जैसे वीट बोलते हैं, उसका दाना होता है, तो वो भी आउटपुट फाइनल मीन्स के फाइनल शेप ही होती है ना। वो सारा प्रोसेस जो हम इनपुट्स लगाते हैं, इनपुट से लेके हमारी जो भी में वो फैक्टर्स लगते हैं, लैंड हो, लेबर हो, फिर कैपिटल हो, ये सारी चीज़ें लग के फिर आती हैं किस चीज़ पे, कि फाइनल चीज़ हमारी क्या बनता है, कनक का दाना। ठीक है।
तो हम उसी को जो है ना वो आउटपुट कहते हैं। होपफुली आप जो है ना इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर किसी को समझ नहीं आई है तो चैट बॉक्स में एसएमएस बता दे, ताकि नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। कोई भी एक दो बंदे। ओके, थैंक यू दिलनवाज। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, मैं पहले ही माजरत कर लेता हूँ आपसे कि मेरी उर्दू थोड़ी सी अच्छी नहीं है। अगर किसी को थोड़ा सा वो दिक्कत हो रही है तो उसके लिए माजरत। मेरी अच्छी उर्दू नहीं है, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है सिंधी वाला है, तो उसके लिए माजरत पहले से बता देता हूँ। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी किस चीज़ को कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी हम बेसिकली जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनती है किस टैक्स के रिगार्डिंग और एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग। अच्छा, टैक्स हम किसको कहते हैं ये भी थोड़ा समझना है, वो भी आगे इंशाल्लाह समझेंगे। टैक्स के अकसाम कितने होते हैं। टैक्स से मुराद मिसाल के तौर पे अब अगर हम कोई भी बजट भी बनाते हैं, इवन घर की भी होती है, तो पहले हम अपना जो आमदनी होती है ना उसको जहन में रखते हैं कि भाई चलो हमने कोई भी प्लाट ले लिया, कोई चीज़ लगा रहे हैं, इवन कोई भी चीज़, तो उसके लिए हमारे पहले पहले जहन में होता है जब प्लान कर रहे होते हैं कि भाई मेरी इनकम कितनी है। ठीक है। अगर मेरी इनकम ऐसे नहीं है कि 50,000 है या 50 लाख रुपए ईयरली है, मैं प्लान करूँ कि भाई नहीं मैं तो 2 करोड़ का जो ना वो सौदा करूंगा, भाई 1.5 करोड़ में कहाँ से ले आऊंगा। ऐसी तो कोई मेरी प्रॉपर्टी भी नहीं है जो मैं गिरवी रखूं बैंक में या किसी से लूं। तो कहने का मकसद है ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो इस तरह से फिस्कल पॉलिसी भी एक टर्म है जो स्टेट बैंक यूज़ करता है। और एक बात आपको थोड़ी सी बताता चलूं कि जो फिस्कल पॉलिसी है और हमारी दूसरी जो है मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी ये तकरीबन हमारी क्वार्टरली ही होती हैं स्टेट बैंक से। आपने शायद देखा होगा, काफ़ी लोगों को यह पता भी होगा कि स्टेट बैंक क्या करता है कि शराय सूद, भाई स्टेट बैंक वो आप हम सुर्खियों में देख रहे होंगे कि भाई हेडलाइंस में होता है कि स्टेट बैंक ने अभी सूद जो है ना 18% कर लिया। इस 3 महीनों के लिए ये सूद जो है ना 15% कर लिया, 10%। मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि ये हमारी इसी चीज़ में मीन्स के फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में ये रिगार्डिंग हम तय कर रहे होते हैं कि हमारे टारगेट्स क्या हैं, वो किससे एक्सपेंडिचर किया होंगे। क्योंकि वो जो हमारे इवन गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, पब्लिक के सेक्टर हैं या प्राइवेट सेक्टर हैं, दूसरे जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं या इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों के लिए भी हमें आमदनी चाहिए होती है। तो वो कहाँ से होगी? अगर टैक्सेस कलेक्शन हमारी अच्छी नहीं होगी तो हम कहाँ से पैसे हमारे जो है ना अकाउंट में पाकिस्तान मिसाल के स्टेट बैंक के अकाउंट में कैसे पैसे आएंगे, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कैसे पैसे आएंगे। तो यही सोच है ना, हम टैक्स पे करते हैं, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। उन चीज़ों को भी इंशाल्लाह आगे चल के अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी के बाद आते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि एक टूल है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल बैंक जो है ना सप्लाई ऑफ मनी। अच्छा, सप्लाई ऑफ मनी में ऐसी क्या चीज़ है? भाई देखो, सप्लाई ऑफ मनी जब हम ज़्यादा छपती है ना, उसकी डिवेल्यूशन होती है। ठीक है। ये डिवेल्यूशन अगर हो गई किसी कोशिश करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, कोशिश क्या करते हैं जो भी हमारे बैंकर या स्टेट बैंक होती है, तो स्टेट बैंक क्या करती है, उनके मेन जो ये होता है कि हमें उन चीज़ों को, किस चीज़ को देखना है कि सप्लाई ऑफ मनी मीन्स के जो हमारी करेंसी होती है उनकी छपाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होगा कि हमारी जो करेंसी, न्यू करेंसी आती है, वो तकरीबन हमारी ईद उल फितर यानी कि रमज़ान वाली ईद पे ही तकरीबन दी जाती है। अदरवाइज दूसरे किसी मंथ में नहीं आती है, क्योंकि वो तकरीबन इसी मंथ में या इसी टाइम में जो है ना स्टेट बैंक अपनी न्यू करेंसी निकालती है। न्यू करेंसी अगर मिसाल के तौर पे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई 10 लाख जो करेंसी है वो 5,000 नोट्स की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन वो इस तरह से नहीं होगा कि अब 10,000 हमने कर ली लेकिन नेक्स्ट ईयर या 6 महीनों में हमने 12,000 करनी है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं अपने जो रिमिटेंस हैं, एक तो वैल्यू है, मिसाल के तौर पे हमारे पास इदारे कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। उसी के बाद ही हम जो अपनी पॉलिसी मनी है उनकी जो होती है क्या, उनकी प्रिंटिंग करते हैं।
और खास तौर पे ये मनी सप्लाई को जो है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी देखता है। फिस्कल पॉलिसी हमारी टैक्स एंड एक्सपेंडिचर को देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी मनी जो है ना सर्कुलेशन और इन चीज़ों को देखती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं इन्फ्लेशन। भाई अभी तो सब लोगों को पता है कि महंगाई माशाल्लाह, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी 34-33% जो हो गई है महंगाई। तो ये महंगाई क्यों है? ये महंगाई कौन देता है? महंगाई भी, अच्छा, तो इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, ठीक है। वो इन्फ्लेशन किस चीज़ को कहते हैं कि कंटिन्यूस इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये तकरीबन जो हमारी इन्फ्लेशन की रिपोर्ट होती है ये मंथली बेस पे होती है, ठीक है। या इवन 15 जो है ना वो डेज की भी होती है। ये जो क्या सेंट्रल बैंक जो है ना और फाइनेंस डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये हमारी पब्लिश होती है, ठीक है। तो वो बताता रहता है कि भाई आपकी जो इन्फ्लेशन है, मिसाल के तौर पे अगर हमारी दाल की 1 kg है, वो अभी मुझे मैं एग्जांपल ले लेते हैं कि 300 kg है, 300 रुपीज़ है, ठीक है। 300 रुपीज़, लेकिन ये हुआ कि 1 महीने के बाद वो चली गई 400 रुपये के। तो वो इन्फ्लेशन जो भी परसेंटेज होगा, जो भी परसेंटेज निकालने का, तो वो निकाल के फिर बता देंगे भाई फलाने फलाने आइटम की इतनी जो है ना प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो बाकी जो डिक्रीज हुई है तो ये इतने सारे आइटम थे, लेकिन वो सरासरी लेते हैं। ज्यादा अगर जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी तो उसी को हम इन्फ्लेशन, ऐसे नहीं है कि 10 प्रोडक्ट्स हैं, आपकी दो चीजों की जब प्राइस बढ़ जाए तो हम उसको इन्फ्लेशन, इस तरह से नहीं। मेजॉरिटी 50% से ज्यादा होगी तो हम उसको इन्फ्लेशन में काउंट करेंगे। मिसाल के तौर पे 8 या 10 या 50 चीजें, 50 में से अगर 30 चीजों की प्राइस बढ़ गई है तो हम उसको इन्फ्लेशन कहलाएंगे। ऐसे नहीं है कि 50 चीज़ों कोई आइटम है, उनमें से कोई 10 या 5 चीज़ों की कोई प्राइस बढ़े तो इन्फ्लेशन नहीं। वो तो जनरल प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती हैं, वो काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि शायद उनकी सप्लाई हो, कोई और रीज़न हो सकता है। होपफुली आप समझ गए होंगे इन्फ्लेशन को। अच्छा, दूसरी होती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है कि अगेंस्ट है किसके? इन्फ्लेशन के। इसमें कंटिन्यूस डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल गुड्स एंड सर्विसेज। ये दोनों आपस में क्या है कि इनवर्स है। इन्फ्लेशन जब प्राइस बढ़ती है हम उसको इन्फ्लेशन करते हैं। डिफ्लेशन जब भी प्राइस डिक्रीज होती है, वो भी वही आप रेशो जहन में अपने में रख ले कि 50% या मेजॉरिटी जो होंगी प्राइसेस की, 50 में से अगर जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनमें 5 की वैल्यू कम हो रही है या प्राइसेस कम हो रही है तो हम उसको डिफ्लेशन नहीं कहेंगे। कम से कम 50% या जो भी मेजॉरिटी जिस प्रोडक्ट्स की होंगी या थिंग्स की होंगी, सॉरी गुड्स की होंगी, तो उनको ही हम डिफ्लेशन कहेंगे। अच्छा, अब चलते हैं प्लास्टिक मनी। ये एक मैंने टर्म आपके लिए रखा है क्योंकि अभी ये हम नॉर्मली यूज करते रहे होते, हो सकता है कि कोई इंटरव्यू में पूछ ले। प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं? प्लास्टिक मनी बुनियादी तौर पे हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और हमारे जो डेबिट कार्ड होते हैं, इनको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। एक हमारा डेबिट कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड। मैं आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जो है ना वो बीच में थोड़ा सा डिफरेंट भी बता देता हूँ। हो सकता है ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डेबिट कार्ड क्या है और क्रेडिट कार्ड क्या है। भाई देखो, डेबिट कार्ड वो होता है जो हमारी पर्सनल या तो सेविंग या तो हमारी सेविंग ही कह लें, या हम अगर सैलरी पर्सन भी हैं वो हमारे अमाउंट में हमारे पैसे जमा हो तो वो जो हम बैंक से लेते हैं वो कार्ड, उसी को हम क्या कहते हैं? डेबिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड वो है कि मिसाल के तौर पे आपको बैंक कर्जा दे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कि भाई आपकी लिमिट 5 लाख रुपए, आप कोई भी चीज़ अगर परचेज करना चाह रहे हैं, आपको ज़रूरत है तो आप परचेज कर लें, लेकिन 1 महीने के अंदर ये आपको पैसे इतने है, इतना इंटरेस्ट होगा जो भी उनका होगा। ये मिसाल के तौर पे अगर 5 लाख रुपए आप इस्तेमाल कर रहे हैं या निकाल रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये मीन्स के 5,10,000 रुपये आपको पे करने होंगे। जो क्रेडिट कार्ड में पैसे होते हैं वो बुनियादी तौर पे बैंक के पैसे होते हैं, हम अपनी इमरजेंसी या ज़रूरत को पूरे करने के लिए निकालते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड जो होता है हमारी पर्सनल सेविंग होती है या हमारे जो अकाउंट में पैसे होते हैं, इनको डेबिट कार्ड कहते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। अभी चलते हैं आगे। अच्छा, अब आगे डिमांड। व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या है भाई? डिमांड ये है कि एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय स्पेसिफिक क्वांटिटीज ऑफ गुड्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट द पार्टिकुलर प्राइस सेटिरस पेरिबस। पहले पहले भाई, पहले पहले क्या होगा? ए, एक ही टर्म, दो टर्म्स हैं, एक है एबिलिटी, दूसरा है विलिंगनेस। पहले पहले मिसाल के तौर पे भाई, मेरी ख्वाहिश है मैं अभी जो ना
कोई 10 प्लाट से ना वो परचेज कर लूँ। सॉरी, एक सेकेंड। अच्छा, तो क्या होता है विलिंगनेस, मिसाल के तौर पे विलिंगनेस और एबिलिटी को दोनों को थोड़ा सा आप जब अंडरस्टैंड कर लेंगे तो होपफुली आप अच्छो जिन चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। विलिंगनेस है पहले पहले कि भाई मैं विलिंग हूँ किस चीज़ के लिए, भाई मुझे प्लाट मिसाल के तौर पे हैदराबाद या कराची में बड़े टाउन में कोई प्लाट लेना है, ठीक है। मैं इस चीज़ के लिए विलिंग हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से होगा, मेरे जहन में अभी नक्शा चल रहा है कि भाई इतना मरला होगा, मैं इतने रूम्स होंगे, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन तो सोच रहा हूँ, विलिंग हूँ, ठीक है। लेकिन एबिलिटी भी होनी चाहिए। एबिलिटी किस कहाँ से आएगी? एबिलिटी आएगी आपके परचेजिंग पावर से। मीन्स अगर आपके पास पैसे होंगे, आप विलिंग तो हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन आपके पास एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी मीन्स ताकत नहीं है कि भाई मेरे पास इतनी ताकत है मैं एक बोरी उठा सकूं, नहीं नहीं नहीं। अब यहाँ पे बात चलिए पैसों की। आपके पास विलिंग भी हो उस चीज़ को लेने के लिए, और दूसरी बात है कि आप क्या हो, आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए। ये दोनों आपकी डिमांड में ही कहलाती है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है। दूसरा एक टर्म है कि सेटिरस पेरिबस। सेटिरस पेरिबस की माना क्या है? अच्छा सेटी, एक सेकंड सॉरी। अच्छा ये थोड़ा सा ये देख लें, डिमांड, डिमांड क्या है? विलिंगनेस टू बाय, और प्लस में क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू बाय। ये दोनों चीज अगर आपके पास हैं तो आप क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। अगर इनमें से एक चीज भी आपकी नहीं होगी तो आप डिमांड नहीं कर सकते। इनको अच्छे से फिर आगे वो भी समझते हैं। अच्छा सेटिरस पेरिबस को हम थोड़ा सा समझ लें। सेटिरस पेरिबस का मकसद क्या है? मीन्स होल्डिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट व्हाइल सम फैक्टर्स चेंज। मिसाल के तौर पे दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी प्राइस, दूसरी होती है क्वांटिटी। ये अब आगे हम ग्राफ में भी समझेंगे कि किस तरह से रन करती हैं और डिमांड किस तरह से। तो सिटी, एक चीज जो है ना आपकी, एक चीज आपकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट हम किसको कहते हैं कि जिसमें चेंज ना आए। हो सकता है वो आपकी प्राइस भी हो सकती है, हो सकता है वो आपकी क्वांटिटी भी हो सकती है, ठीक है, या इवन कोई अदर फैक्टर्स भी होता है। एक फैक्टर की मीन्स होल्डिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट व्हाइल सम अदर फैक्टर्स चेंज। अगर एक फैक्टर चेंज हो रहा है, या एक 5 फैक्टर्स आपके चेंज हो रहे हैं, तो एक फैक्टर वो आपका क्या कहलाएगा? एक कांस्टेंट ही होगा। तो उसको हम जो कांस्टेंट चीज होगी, या एक फैक्टर जो आपका कांस्टेंट रह रहा है किसी भी वजह से, तो वो आपका सटी रस पेरी बस ही टर्म कहलाता है। अच्छा ये लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है? आप इन चीजों को आप अगर देख लें कि व्हेन द प्राइस गोज अप, ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है किस चीज में? वो एक होती है आपकी प्राइस, दूसरी है हमारी क्वांटिटी। ये दोनों में क्या है कि डिफरेंस है, सॉरी इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी क्या प्राइस जब बढ़ रही है, एक सेकंड में, ये अगर देख लें इसमें आपकी जब प्राइस क्या हो रही है कि बढ़ रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है किसी भी, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी आईफोन का। आईफोन की आपकी प्राइस बढ़ रही है। जब किसी चीज की हम देख रहे होंगे ना, प्रैक्टिकली हम चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। जब आपकी आईफोन की प्राइस कब बढ़ती है? जब जाहिर सी बात है उसकी क्वांटिटी कम होती है, मार्केट में शॉर्टेज होती है, या तो मार्केट में इवन हो सकता है कोई मॉडल जो ना, कोई भी मॉडल हम ले लेते हैं फोन का, आईफोन का, तो उसी में मिसाल के तौर पे 12 जो है ना वो ले लेते हैं कि भाई 12 है ना वो आईफोन का मॉडल है, लेकिन वो हमें परचेज करनी है। अभी उसकी प्राइस बढ़ रही है। प्राइस क्यों बढ़ रही है? उसकी रीजन ये है कि उसकी क्वांटिटी मींस के जो सप्लाई हो रही है मार्केट में, वो किसी फैक्टर की वजह से, हो सकता है कि मार्केट ने अपनी प्रोडक्ट बनाना बंद कर दी हो सकता है कि मार्केट में कुछ लोगों ने वो प्रोडक्ट्स या जो हमारी वो सेल फोन था वो स्टॉक कर लिया हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उससे क्या होगी, जब आपकी प्राइस बढ़ती है किसी चीज की, तो उसकी क्वांटिटी मींस के मिकदार कम आता है आपकी मार्केट में, ठीक है। वो जब आपके पास कोई चीज़ की मिकदार कम आती है तो वो अल्टीमेटली आपकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इज इनवर्स।
ठीक है, जब आपकी प्राइस बढ़ती है तो आपकी क्वांटिटी कम आती है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो आपकी प्राइस जो है ना वो बिल्कुल ऐसे समझो कि नॉर्मल हो जाती है। अभी कोई भी चीज़ हम देख ले, इवन खासतौर पे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं, हम उसका एग्जांपल ले लें। जब टोमेटो मार्केट में आता है, ठीक है, जब उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होती है भाई, मार्केट भाई 5 रुपए में किलो ले लो, कोई मसला नहीं है, 10 रुपए में किलो ले लो, 20 रुपए में। लेकिन जब उनकी क्वांटिटी मार्केट में इसमें मंडी में कम आती है तो क्या होता है भाई, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 300 रुपये किलो। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है किसमें, प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान। आगे ग्राफ है, उसको भी होपफुली आप एक सेकंड। अभी एक ग्राफ है, ग्राफ में क्या है आपके, एक तरफ क्या है आपकी प्राइस है, दूसरी तरफ आपका क्या है, ये आपकी प्राइस है, ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी है, किसी भी चीज़ की आप क्वांटिटी यूनिट्स में ले लो, वो टोमेटो केजीज में, वो आपकी आईफोन हो, जो भी आपके जहन में आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक होती है ये हमारी क्या कहलाएगी, जो ये हमारी वाई एक्सिस है, दो होती है ना, एक जो हमारी हॉरिजॉन्टल है, दूसरी हमारी वर्टिकल है। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, मीन्स के यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये एक्स है, एक्स का मुराद से मतलब ये है कि ये जीरो है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी क्या कहलाएगी, वाई एक्सिस मीन्स वर्टिकल, और ये एक्स एक्सिस मीन्स इसका मकसद ये है कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है कि ये हमारी क्वांटिटी की है, जिसको भी हम ज़हन में रखें, टोमेटो को मिसाल के तौर पे ले लेते हैं अभी। तो ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी प्राइस है। सेकेंड, अब क्या है कि मिसाल के तौर पे जब आपकी 2 रुपए प्राइस होती है, जब आपकी क्वांटिटी मिसाल के तौर पे ऐसे समझते हैं कि 50 ट्रक जब आपकी हैदराबाद मंडी में आ गई, ठीक है, हैदराबाद मंडी में जब आपकी 50 ट्रक आ गई, तो आपकी क्या होगा कि आपकी जो प्राइस थी टोमेटो की वो 2 रुपये आपको मिल रही है, क्योंकि क्वांटिटी 50 ट्रक थी, ज़्यादा है। तो क्या होगा, मीन्स इससे मुराद ये है कि अगर फिर अब चलते हैं मिसाल के तौर पे, ये क्या है, सॉरी मैं गलत समझा, एक सेकेंड। अच्छा, ये असल में पॉइंट है, मिसाल के तौर पे ये कह रहे हैं ना कि भाई, अगर अगर हमारी क्या है, ये हमारी क्वांटिटी और ये हमारी है प्राइस, इनमें दोनों में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये जो डी है, ये असल में बुनियादी तौर पे डी मीन्स डिमांड। तो इन दोनों में किस तरह से रिलेशनशिप इनवर्स है, अगर मिसाल के तौर पे हम देखें कि भाई, अब जब आपकी 10 रुपये पर केजी की कीमत थी तो आपकी ट्रक्स कितनी आ रही थी, वो आ रही थी कितनी, आपकी 50। अगर जब 8 रुपये आपकी क्या हुई कि प्राइस हुई तो आपकी 60 आ रही थी। ठीक है, उसके बाद जब आपकी 6 रुपये मिसाल के तौर पे वो केजी मिल रही थी, तो उसकी क्या है कि आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है ना। जब आपकी क्वांटिटी मीन्स अगर देखें तो ये कितनी 50 ट्रक थी इस पे जब हम देखी तो हमारी क्या है, क्वांटिटी बढ़ रही है, 60 ट्रक हो गई। अगर यहीं पे देखें तो ये आपकी कितनी हो गई, 70 ट्रकें आ रही हैं, वहीं पे मंडी तो वही है मिसाल के तौर पे टोमेटो की। लेकिन जब उसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी क्या है कि प्राइस जो है ना वो गिरती जाती है। अगर 90 जब ट्रक्स जो है ना मंडी में आई, तो वो चली गई, जो हमें पहले मिल रहा था कहाँ पे, 10 रुपए में पर केजी मिल रहा था, वह तब 50 ट्रक्स आ रही थी। जब हमारी क्या हुई कि 60 ट्रक गई तो थोड़ी सी प्राइस जो है ना वो नीचे आई। जब हमारी 70 ट्रक्स मंडी में आना शुरू हो गई तो उसी टाइम जो मंडी का रेट था वो पर केजी जो है ना वो हमारा था, सॉरी, 4 रुपये। जब हमारी 70 या 80 हो गई तो मीन्स कहने का ये है कि इनवर्स रिलेशनशिप है किस क्वांटिटी और आपके प्राइस के दरमियान। जब आपकी क्वांटिटी बढ़ती है तो आपकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो चैट बॉक्स ओपन है, अगर कोई किसी को समझ में ना आया हो तो प्लीज़, ताकि फिर हम जो ना फिर सप्लाई पे चलें। अगर किसी को समझ में ना हो, क्लियर है, ठीक है। ओके इरशाद।
अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, व्हाट इज सप्लाई। पहले हम पढ़ के आए कि डिमांड क्या है, अब हम पढ़ेंगे सप्लाई। सप्लाई क्या है? सप्लाई इज द डिफाइन इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस सेल स्पेसिफिक। उसमें क्या थी? एबिलिटी हो और विलिंगनेस हो, किस चीज के लिए? बाय करने के लिए। भाई मुझे चीज भी खरीदनी हो, हिम्मत भी हो, और मेरी क्या है कि विलिंगनेस भी हो। ठीक है। लेकिन वो वहां पे लफ्ज जो यूज हो रहा था वो यूज हो रहा था बाय। लेकिन यहीं पे जो लफ्ज हो रहा है ये आपकी सेल है। सेल कौन करता है? हो सकता है कि फार्मर भी हो सकता है कोई प्रोड्यूसर हो, कोई हो सकता है कोई आपका फिल्म का मैनेजर हो। कोई ना कोई चीज तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, वही सेल करेगा। तो सेल जो वहां पे क्या था? बाय। बाय कौन करता है? कंज्यूमर। जो मिसाल के तौर पे हम कोई ना कोई चीज, कोई भी आइटम